पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आपका स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम खेल समझी में, जिसमें हम समझते हैं कि किस तरह से अभी राजनीतिक माहौल में क्या हलचल मची हुई है। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने जल सैलाब बुलाया था, तो आज नवादा में जिस तरह से बीजेपी का कार्यक्रम था, इसमें जो भीड़ उमड़ी थी उसको देखते हुए नहीं बन रही थी। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी के साथ मंच पे बहुत दिग्गज नेता लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने भी अपने अपनी बातें वहां पे रखी। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। पहले तो बाबा स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे जी। हम आप सभी को बता दें कि जानते हैं कि आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप सभी हमारे बच्चों पर आशीर्वाद बनाएंगे। वेद हमारी टीम के नए सदस्य हैं, हालांकि काम करते हुए हमारे साथ इनको काफ़ी समय हो गया, लेकिन आज पहली बार मेरे साथ बैठे हैं। और आप समझ ही रहे हैं कि चुनावी माहौल है, तो बहुत सारे लोग यत्र तत्र अन्यत्र जो हैं वो लगे हुए हैं आप लोगों को खबर पहुंचाने के लिए। वेद हमारे साथ पटना में हैं और स्टूडियो से वेद खबरें कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे बीच बीच में लोगों से बात भी कर रहे हैं। वेद को थोड़ा सा आप लोग को हिम्मत की ज़रूरत है, थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है। अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप समझ ही रहे हैं पत्रकारिता के छात्र हैं तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन खैर मैं हूं, आप लोग हैं, तो फिर सोचना क्या है। चलिए वेद, आपका स्वागत तो हो गया जी। अब आगे जो है आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं जी। तो ये जो सवाल उठता है जी कि नरेंद्र मोदी ने भीड़ जुटाया था, नरेंद्र मोदी के बहुत सारी भीड़ आई थी। भीड़ तो आप देख लीजिए ना कि सबसे ज़्यादा अगर वाल्मीकि नगर में कहें तो तेजस्वी यादव की सभा में थी। जी। दोनों की तुलना यदि करें तो नवादा छोटा जगह है जी। और वाल्मीकि नगर एक बड़े व्यापक क्षेत्र को कवर करता है। जी। भीड़ कोई पैमाना नहीं होता है, पैमाना होता है कि आप लोगों से वादा कितना करते हैं, जी। उन वादों पे लोगों को कितना आपको भरोसा है। जी। और ये सारी चीज़ें मिलजुल करके कहीं ना कहीं एक सिस्टम में आती है। और उस सिस्टम के बाद जब वोटिंग का दिन होता है तो लोग अपने मन मिजाज को स्थिर करके अपनी सोच अलग अलग तरीके से लोग वोट करते हैं और वो वोट जो है काउंट होता है तो एक सरकार बनती है जी। जो बहुमत में आती है। जी। 543 सीटों का जो ये तिलिस्म है, ये 272 सीट आएगा तो आप तोड़ सकते हैं जी। क्योंकि वो बहुमत का आंकड़ा है। जी। हालांकि यहाँ दावा तो बहुत ज़बरदस्त है। जी। एक तरफ दावा है इंडिया गठबंधन का कि हम प्रधानमंत्री को तीसरी बार नहीं बनने देंगे, जी। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भाई 400 के पार तो ऐसे ही हम हैं। जी। पिछली बार 303 सीट तो अकेले हम ले आए थे, जी। तो इस बार 400, दूसरी बार उससे पहले ले आए थे 284 सीट। जी। तो भाई हम तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं ना। जी। तो इस बार 400 का आंकड़ा हमने तय कर दिया। जी। अब ये रस्साकसी जो चल रही है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के दावे और उस दावे के साथ साथ जो लगातार राजनीतिक परिवर्तन हुए। जी। जब ये नरेंद्र मोदी ने दावा किया वो सदन था और तब नीतीश कुमार उनके विरोध में खड़े थे। जी। नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के संयोजक के रूप में देखे जा रहे थे। जी। सूत्रधार थे, उन्होंने ही इंडिया ब्लॉक बनाया था। जी। लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ हम उसमें नहीं जाएंगे। जी। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन नहीं, बल्कि एनडीए का हिस्सा है। जी। और नरेंद्र मोदी का दावा, उनके मंच पर जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जी। ये सारी बातें मिलजुल करके कहीं ना कहीं बिहार को एक अलग तरह से देख रही है। जी। और बिहार इस देश में 543 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है बिहार का, ये 40 सीट। जी। इन 40 सीटों में भी कुछ ऐसी सीटें हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। जी। या तो प्रत्याशी के चलते या फिर उस क्षेत्र का जो स्ट्रक्चर है, जी। भौगोलिक स्थिति जो है उसको लेकर के जी। विभिन्न कारणों से वो बना हुआ है। सबसे ज़्यादा तो चर्चा इस बात की हो रही है जी। कि आखिर महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं की। जी। जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से नॉमिनेशन हो रहे हैं, 7 चरणों में चुनाव है, वैसे वैसे लोग जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों का नाम सामने लेकर के आ रहे हैं। हालांकि इंटरनली लगभग सब कुछ तय है, कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो। इस बीच में आपने देखा कि 2 चरण के चुनाव खत्म होने के बाद
मुकेश सहनी की एंट्री हो जाती है। जी। मुकेश सहनी आते हैं, उन्हें भी 3 सीटें मिल जाती है। अब उनके उम्मीदवार कौन कौन होंगे, इसका भी मंथन चल रहा है। ये सारी परिस्थितियां एक तरफ, और दूसरी तरफ एक चर्चा जो जबरदस्त ढंग से चल रही है कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार में कोई राजनीतिक उथल पुथल या परिवर्तन होगा। जी। अब ये बात क्यों कही जा रही है, तो कही इसलिए जा रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जी। आपने देखा होगा जिस बात को लेकर के तेजस्वी यादव काफी दुखी नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि वो हमारे अभिभावक हैं, अगर वो इस तरह से करेंगे तो तकलीफ तो होगी। जी। बातें क्या हुई हम बताते हैं आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश के समर्पण के बाद पूरी जदयू जो है वो एक अलग एरा में चली गई है। जी। जदयू में बहुत सारे उम्मीदवारों का बदलना था, उम्मीदवारों के नाम चेंज हो गए थे, उम्मीदवार बदल गए थे, लेकिन अचानक से जो परिस्थितियां बनी, न तो भारतीय जनता पार्टी ये हिम्मत जुटा पाई कि नए उम्मीदवारों को दे, और न ही नीतीश कुमार जुटा पाए। जी। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने खेल को भंडोल किया था एनडीए के, जी, नरेंद्र मोदी के, वो और ज्यादा हावी हो गया था। जी। अगर कोई शेर सोया हुआ हो तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, उसको कुरेदिए मत, जी। नहीं तो जैसे उठेगा वो चारा मांगेगा। जी। बिल्कुल यही हुआ। जो लोग नरेंद्र मोदी के विरुद्ध थे, नरेंद्र मोदी को लेकर के बहुत सारी बातें कहते थे, कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी डोमिनेट करते हैं, कुछ लोगों का कहना है, यहाँ तक कि आप देखे हुए 2 दिन पहले शामिल हुए मुकेश सहनी, जी। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में शामिल होते ही उन्होंने कहा कि 900 छोटी छोटी पार्टियों को समाप्त कर दिया भाजपा ने। जी। तो ये सारा कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रहा था कि हम समाप्त न हो जाए, इसलिए क्षेत्रीय दलों ने हिम्मत करके एक गठबंधन बनाया था, और उसके बाद से कहानियां शुरू हुई। जी। लेकिन नीतीश कुमार के उस खेमे में जाने के बाद से उनके पार्टी के भीतर विवाद छिड़ा हुआ है। जी। ये विवाद 2 दिन पहले भी आपको देखने को मिला। जी। प्रवक्ताओं की जो लिस्ट बनी वो लिस्ट 3 बार चेंज हुई, जी। भीतर में हो सकता है 4-5 बार भी चेंज हुई होगी। जी। उस लिस्ट को लेकर के जिस तरह से आमने सामने 2 बड़े नेता सामने आ गए, एक प्रवक्ता जो बनाए गए हैं वो, उनका भी संबंध बड़े परिवार से है, जी। बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, दूसरा प्रदेश के अध्यक्ष ही हैं। जी। इन दोनों के बीच में जिस तरह तलखियां हुई, सोशल मीडिया पर दोनों की किरकिरी हुई। जी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जदयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी। इस बात को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे अभिभावक हैं, अगर ऐसा करते हैं वो, तो निश्चित रूप से उनका हाल देख करके कहीं ना कहीं दर्द छलकता है। जी। तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के पहले भी कह चुके हैं। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार इधर से उधर जा रहे थे, जी। तो तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि यदि आपको लगता है कि हमारे चलते आपको कोई तकलीफ है तो हम बाहर से समर्थन करेंगे, जी। लेकिन आप पाला मत बदलिए, आप फिर से एनडीए को सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में मत ले आइए। जी। इसके लिए प्रयास भी हुआ। आपने देखा कि किस तरह से बहुमत साबित करने में कितनी परेशानियां होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दोनों खेमे में बहुत कुछ टूटा हुआ नजर आ रहा है। जी। एक तरफ ये लग रहा है तेजस्वी यादव को कि 2020 में इतना मेहनत करने के बाद वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। जी। कारण नीतीश कुमार थे। जी। उस लड़ाई में नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार ने उनको सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया। जी। 2025 का चुनाव आने वाला है। हम बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को 2024 में जितना मतलब नहीं है उतना उन्हें 2025 से मतलब है। जी। क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करना कहीं ना कहीं वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस के टूटने और कांग्रेस का जनाधार कम होने से, जिस तरह कांग्रेस के भीतर चल रहा है, आप देख लीजिए कि भले ही राष्ट्रीय जनता दल डोमिनेट कर रही हो, भले ही लालू प्रसाद के इशारों पर उनके बिना कॉन्सेंट के एक उम्मीदवार तक नहीं उतार सकते हैं। जी। इन सब परिस्थितियों के बावजूद कहीं ना कहीं कमजोर हुई है कांग्रेस। इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। भुगतना पड़ा भी। 2020 के चुनाव में 70 सीटों में से मात्र 19 जीत करके आए। ये होता है चुनाव में, आप अधिक सीटों पर जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। आपने देखा कि कर्नाटक में तो सरकार ही बना लिया कांग्रेस। तो बिहार की जो स्थिति है उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखिए तो कांग्रेस के टूटने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बदल रही हैं। इसके अलावा आपको बोल रहे हैं कि एक मैंने कार्टून देखा था, शायद कल ही देखा था, पवन जी का कार्टून था एक, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी को हटाने के लिए हम पूरा परिवार दांव पर लगा दिए हैं। जी।
और ये वास्तविकता भी है, परिवार के अधिकांश सदस्य हैं। आप उनको परिवारवादी कहिए और वो कह रहे हैं कि हम अपने पूरे परिवार को स्टेक पर लगाए हुए हैं, शेर के मुंह में हम डाले हुए हैं, आप लोग हमको वोटें नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां बन जरूर रही हैं और इन परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात है कि एनडीए जो है, एनडीए और इंडिया के बीच में यदि आप देखें तो थोड़ा सा 2 दिनों में चीज़ बदली है जी। इससे पहले तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए थे, समय समय पर बोलते थे, लेकिन 2 दिन से वो मुखर हुए हैं। कारण कि लालू प्रसाद ने एक कुशन उनको दे दिया है मुकेश सहनी के रूप में जी। मुकेश सहनी को आगे कर दिया है, यानी पहला वार जो होगा वो मुकेश सहनी की तरफ होगा। जी। मुकेश सहनी मुखर भी हो गए हैं जी। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी बाबा आपने मुकेश सहनी का बात कहा तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने कल मतलब जमुई में उनका स्टेज पे जो उन्होंने मतलब बोला, उनकी तरफ से जो बयान आई कि मैं जिस पार्टी को पहले आगे बढ़ाया उस पार्टी ने मुझे उतना तवज्जो नहीं दिया, इससे क्या समझते हैं फिर? देखिए, जब राम सेतु बन रहा था जी तो एक गिलहरी का भी उसमें योगदान था। जी वो भी कहती है जब आपके गांव में, आपके मोहल्ले में जी कोई फंक्शन होता है, चंदा लेने के लिए लोग आपके पास आता है जी। तो आपका हिस्सेदारी भी हो जाता है। कोई लाखों जी। रुपया देता है, आप 10 रुपया भी देते हैं तो आपकी उतनी हिस्सेदारी हो जाती है। जी ये तो होता है। मुकेश सहनी कह रहे हैं चलिए आप मुकेश सहनी आप उधर भी रहे इधर भी रहे, दोनों तरफ रहे, जी। ये अलग बात है, इसमें आपका भी व्यक्तिगत स्वार्थ था। जी लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले जो सभा हुई थी नरेंद्र मोदी की, उसमें सासाराम की मैं बात कर रहा हूँ जी। सासाराम की सभा के बाद फिर जमुई में सभा हुई, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ जी उसके बाद कल नवादा में हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से चीज़ों को लेकर, देखिए बहुत सारी बातें तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है जी बहुत सारी बातें कैजुअली ली जाती है जी। लेकिन एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के बीच में कैजुअल कुछ नहीं हो सकता है। जी दोनों पदधारक हैं जी और दोनों का एक हायरार्की है, जी उस हायरार्की में दोनों को रहना पड़ता जी। है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर पर हाथ रखा, इससे तेजस्वी यादव को ठीक नहीं लगा। उन्होंने जी। कहा कि यही प्रधानमंत्री हैं जो उनके डीएनए पर बात किए थे, जी इसके लिए हम लोगों ने बाल और नाखून अपना काट करके दिया था। जी यही हमारे मुख्यमंत्री हैं जिनको प्रधानमंत्री ने पिछले जो 2023 में जो चुनाव चल रहा था, कई राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था, उस बीच में नीतीश कुमार जी ने सदन में जो बातें कही थी जी महिलाओं को लेकर के, जी। उस बयान को लेकर के भी उन्होंने उनकी खूब जम करके किरकिरी की थी। जी लगातार जिन लोगों के अगल बगल में वो बैठ के रह रहे हैं उन लोगों ने किस तरह से उनका अपमान किया था। जी तेजस्वी यादव का कहना यह है कि हमने कभी उनका उस तरह से अपमान नहीं किया है जी कि हम उनके सामने खड़ा हो तो नज़र नहीं मिला सके। जी। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द के लोग नीतीश कुमार जी को मजबूर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए, और जो कर चुके हैं, जी ये बातें बिहार के हित में नहीं हैं। अब इसको लेकर के 2 बातें चल रही हैं। एक तो तेजस्वी यादव का ये कहना है और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार प्रगति करेगी, विकास करेगी। जी ये जो चुनाव चल रहा है इसके बाद लगभग 14 से 15 महीना हमारे पास समय रहेगा जी और उस 15 महीने में बिहार की तस्वीर बदलेंगे। जी हमें 15 महीना, सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमने 15 महीना समय मिला, तो 15 महीना में, माफ कीजिएगा 15 दिन समय मिला, तो 15 दिन में हमने क्या क्या नहीं किया। एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार अनाज दे रही है, वहाँ दूसरी तरफ हमने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया, जी मेडिकल कवर दिया फ्री में। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस चुनाव को प्रभावित करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जिस बात की चर्चा चल रही है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा क्या, ये शर्त रखी गई है। क्योंकि 2022 में जब नीतीश कुमार पाला बदले थे, एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए थे, तो एक बार फिर से ये बातें कही गई थी जी। और ये चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही हैं। और इसके नज़र आने के पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी है कि बार बार नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। जी। और यही कारण है कि निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, जो कि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से, कंटेंडर में से एक हैं, तो उनको होना चाहिए क्योंकि कंटेंडर बढ़ते जा रहे हैं। जी। एक तरफ मुकेश सहनी उनके पीछे खड़े हो गए, जी। दूसरा संतोष सुमन, जी। जिसको जीतन राम मांझी कहते हैं कि तेजस्वी से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। जी। इसके बाद चिराग पासवान तो पूरी मजबूती के साथ सामने नजर आ रहे हैं।
सम्राट चौधरी एक अलग नजर आ रहे हैं, विजय सिन्हा अलग नजर आ रहे जी। हैं। इसके अलावा एक दर्जन भर नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के होड़ में भाजपा की तरफ से जी। और अन्य दलों की तरफ से। हालांकि जो कुछ क्षेत्रीय दल हैं जिसमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं है जी। चिराग पासवान को कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, तेजस्वी यादव को कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, उनको कॉन्टेस्ट होगा भी तो अपने परिवार के लोगों से ही होगा। इसके बाद संतोष सुमन के पास कोई कॉन्टेस्ट नहीं है जी। मुकेश सहनी के पास कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई कॉन्टेस्ट नहीं है जी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार यदि डाउन होते हैं जी। जिनकी कुर्सी तेजस्वी यादव हर हाल में प्राप्त करना चाहते जी। हैं तो कंटेंडरों के बढ़ने पर और नीतीश कुमार के घटने पर उन्हें तकलीफ तो होनी चाहिए। जी। तो जानकारी के लिए धन्यवाद बाबा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ जुड़े थे बाबा, तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं अभी जो इस तरह की जो बातें जो हमारे सामने निकल के आ रही है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जो मतलब तनातनी का जो मामला नज़र आ रहा था, और अगर बात की जाए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो मतलब अपना सपना संजो के रखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उसके दावेदार के तौर पर मतलब उस होड़ में बहुत सारे लोग भी यहाँ पे नज़र आने शुरुआत हो चुके हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।